गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर सेकंड सूक्ष्मजीव मित्र व शत्रु के बारे में। दोस्तों, आपने अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि सब लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं उन्हें देखा होगा, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे लिविंग बींग्स भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते। ऐसे ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें यंत्र की ज़रूरत होती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप जैसे मानसून सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो इस सीज़न पे ब्रेड या चपाती पे आप देख सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा दिन तक रखी रहती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में होती है, तो उसकी सरफेस पे सफ़ेद और काले धब्बे अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, अगर हम इन स्पोर्ट्स को माइक्रोस्कोप, जिसे हम कह रहे हैं आवर्धक लेंस की हेल्प से देखें तो वो दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके। क्या होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता के नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहा जाता है। बात आती है कि सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य इनके 4 वर्ग हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। ओके, इनके अलावा एक और सूक्ष्मजीव यहाँ मिलता है जिसे हम कहते हैं विषाणु या फिर वायरस। ये भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो दूसरे सूक्ष्मजीवों से अलग हैं। विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, मतलब जीवाणु पौधे और जंतु कोशिका में गुणन कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अब कि इन सूक्ष्मजीवों से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी, ये होते हैं वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां। कुछ और भी रोग हैं जैसे पोलियो और खसरा, ये भी वायरस की वजह से होते हैं। अतिसार और मलेरिया, ये होते हैं प्रोटोजोआ की वजह से। टाइफाइड एंड क्षय रोग, जिसे हम कहेंगे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ओके, ये होता है हमारा जीवाणु की वजह से। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, टाइफाइड एंड क्षय रोग, जिसे हम कहेंगे टीबी, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 8 की बुक में स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास पायरोगैरा, ये शैवाल के उदाहरण हैं। एमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड कह रहे हैं, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये तीनों एग्जाम्पल कवक के एग्जाम्पल हैं। बहुत बार एग्जामिनर 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस कवक के होते हैं, एक ऑप्शन किसी और ग्रुप का ऐड करके क्वेश्चन पुटअप करते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। दोस्तों, ये कहीं भी रह सकते हैं। अगर आप बात करें सूखे रेगिस्तान में, गीले समुद्र में, बहुत कम तापमान पे भी रह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा तापमान पे भी रह सकते हैं। जहाँ भी ये रहते हैं, ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये एक कोशिक हो सकते हैं। कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ हैं जो बहुकोशिक भी हैं। ठीक है, तो ये किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकते हैं। सूक्ष्मजीव और हम, सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक व जीवों में रोग के कारक हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डिटेल। मित्रवत सूक्ष्मजीव, ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे फ्रेंड्स हैं।
सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल वेस्ट या जानवरों के अवशेष, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट, इन सब का डिकम्पोजिशन, अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है और इनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं वो हानि रहित होते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, बात करते हैं दही व ब्रेड का बनना किस तरह से होता है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। इम्पॉर्टेंट है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। सूजी, इडली, भटूरे और इन सब में हम दही ऐड करते हैं, तो हम सब लोग एक देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह से वो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। ठीक है, देखिए, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उत्पाद उद्योगों में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री व केक बनाए जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि मैम इडली को अगर हम पूरी ओवरनाइट रखते हैं तो सुबह वो ऐसे पूरा पफ़ी क्यों बन जाता है, केक या बेकरी प्रोडक्ट्स पफ़ी क्यों होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ रीज़न ये है कि ईस्ट जब रिप्रोडक्शन करता है तो उस टाइम पीरियड में जो उनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, श्वसन होगा उनका, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा देती है। ठीक है, उसी की वजह से वो पफ़ी दिखता है। या फिर केक या ब्रेड, इन सब की सरफेस पे छोटे 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 छिद्र दिखाई देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य, लेक्सी कमर्शियल यूज़, किस तरह ये कमर्शियल पर्पस से यूज़फुल हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल व शराब का उत्पादन किया जाता है। ये गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। चीनी का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, ठीक है, दिस इज फर्मेंटेशन। इम्पॉर्टेंट है, किसने डिस्कवर किया, कब किया। लुईस पास्चर ने 1857 में इसको डिस्कवर किया है। बात करते हैं कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मेडिसिनल फील्ड में हेल्पफुल है। तो दोस्तों, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई एंटीबायोटिक की गोली देते हैं। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, ठीक है। तो इन मेडिसिन में भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स ही होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स को ख़त्म कर देती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है। और इस तरह की औषधि को प्रतिजैविक कहते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रतिजैविक हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं 1929 की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उस एक्सपेरिमेंट तश्तरी पे उन्होंने फफूंद के छोटे बीजाणु देखे और ये पाया कि जो फफूंद होती है वो जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है, ठीक है। और इस तरह उस फफूंद से इन्होंने पेनिसिलिन बनाई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई है। पशु आहार और जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, कुक्कुट आहार में भी एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स का वहाँ पे संचरण रुक जाता है। प्रतिजैविकों का उपयोग पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर डॉक्टर की सलाह पर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपको उसका कोर्स ख़त्म करना चाहिए।
ठीक है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम अनावश्यक रूप से, अगर हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट फ्रेंडली जीवाणुओं को मार देती है। ठीक है। सर्दी जुकाम फ्लू में सर्दी जुकाम फ्लू में एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्योंकि ये डिज़ीज़ वायरस फैलाते हैं। बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन क्या है दोस्तों? जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को ये स्मरण हमेशा, हमारा बॉडी सिस्टम ये याद रखता है कि ये वही सूक्ष्मजीव है जो वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करवाया गया था। तो इन फ्यूचर अगर कभी वो सूक्ष्मजीव वापस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो फिर हमारी बॉडी सेल्स उसे पहचान लेती है और फिर उसके साथ वो डील करती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मैम वैक्सीन होती क्या है? दोस्तों, वैक्सीन, जिस भी बीमारी की वैक्सीन हमें लगाई जाती है, उस वैक्सीन में उसी बीमारी के डेड और कमज़ोर पैथोजेंस डाले जाते हैं और उन पैथोजन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है। और हमारी बॉडी उनसे फाइट करना, उनसे कैसे डील करना है, ये सीख लेती है। तो देखिए, जैसे हैजा, शय, चेचक, हेपेटाइटिस, ऐसी बीमारियों को वैक्सीन के थ्रू रोका जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ये जो वैक्सीन है वो खोजा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैरा। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टीवी और न्यूज़पेपर्स में पोलियो के वैक्सीनेशन होते हैं। पल्स पोलियो आपने देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है, एक ऑरल वैक्सीन है। ठीक है। नेक्स्ट, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए किस तरह सूक्ष्म जीव मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं? कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल हैं जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है। इस तरह से मिट्टी में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है, और अगर नाइट्रोजन वहाँ प्रेजेंट है तो मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाएगी। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि मैम ये क्या प्रोसेस है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये देखिए, कुछ साइनोबैक्टीरिया और नील हरे शैवाल, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो यहाँ हैं आपके सामने। पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए आपने देखा होगा कंपोस्ट बनाना। जो भी वेस्ट है उसे हम एक कंपोस्ट पिट बना के वहाँ पे उसको डीकम्पोज कर सकते हैं। तो ये डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट लेते हैं। आपने जंगल या फिर कोई भी एरिया वहाँ देखा होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसी तरह नेचर खुद को क्लीन करती है डीकम्पोजिशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। आगे है हानिकारक सूक्ष्मजीव। हानिकारक सूक्ष्मजीव जिनसे रोग फैलते हैं, ये रोग मनुष्य, जंतुओं, पौधों सब में हो सकते हैं। इन्हें कहते हैं रोगाणु या रोगजनक। ठीक है। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल और भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें कहते हैं संचरणीय रोग, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग।